तो हम लोग आज न्यू चैप्टर वैद्युतिक उपकरण यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं कि क्या है यह इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा वैद्युतिक उपकरण का यूज हो रहा है और इसी पर हम कुछ हद तक या बहुत हद तक डिपेंड हो गए हैं। जैसे अगर अंधेरा हो गया तो लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक उजाला नहीं होगा और हमें दिखाई नहीं देगा। खाना बनाना है तो हीटर का उपयोग करते हैं। अगर हीटर नहीं होगा तो आपके पास चूल्हा या गैस प्लांट से यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गैस जलाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का भाग नहीं है गैस, लेकिन विद्युत हीटर तो है, इंडक्शन तो है। यानी कि अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है तो क्या है, पंखे का यूज करेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे, इसका परिचय हम आपको देते हैं। है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, सही है। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक एक प्रकार की एनर्जी है जिसे उसके अनुप्रयोग जैसे क्या क्या हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऊष्मा के रूप में यानी कि हीटिंग एलिमेंट के रूप में, प्रकाश के रूप में यानी कि लाइट एलिमेंट, और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। यांत्रिक ऊर्जा जैसे कि हम जनरेटर जब चलते हैं तो क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और डीसी मोटर का उपयोग करते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आदि का अनुभव किया जाता है। वर्तमान युग में विद्युत मनुष्य का दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, सही बात है। जैसे हम लोग आजकल हर एक छोटा छोटा बच्चा के हाथ में क्या दिखेगा, मोबाइल, लैपटॉप। मोबाइल तो सब जगह मिल जाएगी आपको। तो क्या है, ये हमारे दैनिक चर्या यानी कि दिन भर का जो काम करते हैं प्रतिदिन, उसमें मोबाइल भी हम लोग का अभिन्न अंग बन गया है। जैसे अगर मोबाइल छूट जाए तो लगता है कि कुछ छूट गया है। तो यानी कि हम जिस तरह से हम सांस लेना नहीं भूलते हैं, उस तरह से हम विद्युत से अलग नहीं रह सकते। इसी ऊर्जा से रात्रि में प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। जैसे शॉर्ट लाइट हम जलाते हैं तो क्या करता है, वो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तब क्या होता है, हमें वो लाइट देती है। सर्दियों में ऊष्मा के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे रूम हीटर भी बोलते हैं। अनेक प्रकार के मशीन, जैसे हम लोग जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें बैटरी का यूज करते हैं। तो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करके वो हमको देता है। तब क्या होता है, रात्रि में वो लाइट जलता है, फिर हम देख पाते हैं। इन्वर्टर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी कि हम लोग पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक पर क्या है, निर्भर हो चुके हैं। घरेलू उपकरण के लिए हम सिंचाई यानी कि जब खेत पतवन करते हैं, सिंचाई करते हैं या पशुपालन करते हैं तो क्या है, अंदर में जमीन के अंदर पंप डालकर उससे नलकूप के द्वारा हम पानी निकालते हैं। यानी कि मोटर लगाते हैं, सबमर्सिबल मोटर हो या 1 HP 2 HP 3 HP का मोटर क्या करते हैं, हम लगाकर और उससे नलकूप के द्वारा पानी निकालते हैं। यानी कि इसमें भी विद्युतीय उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वैद्युत ऊर्जा चलित नए यानी कि प्रतिदिन, नित्य नए दिन, यानी कि रोज नए दिन एक नया उपकरण तैयार करते हैं, नया गैजेट हम लोग तैयार करते हैं, ताकि हमें अपने जीवन की शैली को बदला भी जा सके और अपने जीवन को जीने के लिए जो मुश्किलें आ रही हैं उसको ठीक किया जाए, आसान किया जाए। अतिरिक्त उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत करने के लिए भी जरूरी है। यानी कि जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उसको अब ज़्यादा समय तक चले, खराब ना हो, उसके लिए क्या है, उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसको रख रखाव करनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो सके और दिखने में भी अच्छा लगे। तब क्या है कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। अगर मान लीजिए कि मोटर यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर यूज कर रहे हैं,
तो अगर सपोज डेट खराब हो जाए या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पूरा भी नहीं तो थोड़ी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर समय पड़े तो हम उसे लाइन कट करके अपने से जोड़ सकें, ताकि तत्काल उस प्रभाव से हम निकल सकें। उनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली का ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। सही बात है। उसकी किस तरह से स्ट्रक्चर है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कब, जब हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है क्या। तो वर्तमान युग में प्रत्येक उपभोक्ता के लिए यानी कि कंज्यूमर के लिए, हम हो सकते हैं, वो उपभोक्ता आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वैद्युतिक की विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं उसका एक बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। जैसे अब हम लाइट का उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बल्ब जला रहे हैं, अगर सपोज डेट को कहीं से शॉर्ट लग जाए या चूहा काट दे या किसी तरह से कट जाए तो हम किस तरह से उसे बदलेंगे, किस तरह से ठीक करेंगे। यानी कि थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए क्या आपका होगा कि आपको सीखना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, तब हम यार आप जानेंगे कि किस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक आदि के लिए तो घरेलू उपकरण एवं औद्योगिक कृषि उपकरणों की संरचना, कार्य प्रणाली, मरम्मत विधि आदि का ज्ञान अर्जित करना नितांत आवश्यक है। अब जैसे सपोज हम इलेक्ट्रिशियन हैं तो हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस तरह से जो उपकरण, जैसे पंखा यूज कर रहे हैं, मोटर यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर यूज कर रहे हैं या इंडक्शन यूज कर रहे हैं, या हम आजकल मिक्सर मशीन को मसाला पीसने के लिए जो यूज करते हैं, जूस बनाने के लिए यूज करते हैं, अगर खराब हो जाए तो हल्का फुल्का भी मरम्मत कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिशियन बन रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन कैसा जानकारी, डीपली जानकारी, एकदम अंतर तक उसको जानकर सीखेंगे, कैसे यूज होता है, किस तरह से खोलेंगे, किस तरह से स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे, कैसा उसमें टूल्स उपयोग किया जाएगा, मल्टीमीटर कहाँ यूज किया जाना चाहिए, मीटर कहाँ यूज करेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। और मैकेनिक है तो उसे मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन के मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी एक जरूरी है। यानी कि हर एक चीज़ में आपको नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए जब एक पूर्ण मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं। तो प्रस्तुत अध्याय में यानी कि जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उसका एक सिलसिलेवार वर्णन हम इसमें किया गया है और इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब क्या है कि ऊष्मक उपकरण, हीटिंग अप्लायंस, यानी कि इससे हीट उत्पन्न होगी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। किस प्रकार की मशीन से हीट उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहता है कि जब किसी प्रतिरोध तार में, यानी कि जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो यानी कि जब करंट उसमें फॉलो हो रहा है तो निश्चित रूप में रेजिस्टेंस बह रहा है। तो जब किसी प्रतिरोध तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब उसमें करंट फॉलो किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जहां पर एच हीट बराबर आई स्क्वायर है, यानी कि एनर्जी का स्क्वायर बाई आर टी बाई जूल कैलोरी में। क्या होगा, कैलोरी में इसको नापेंगे। विद्युत का यह प्रभाव ऊष्मक उपकरणों, यानी कि जो ये विद्युत का प्रभाव है, जो ऊष्मक उपकरणों, क्या क्या उपकरण हो सकते हैं ये, जैसे हीटर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया। क्या होता है, वो हीट जब होता है नीचे से एल्युमिनियम का परत या कॉपर का परत दिया होता है तो क्या होता है उसमें वो हीट होने के बाद जलने लगता है। फिर प्रेस हो गया, यानी कि आयरन, हॉट प्लेट जिसको हम ऑटोमेटिक लाइन के द्वारा हीट करते हैं, टोस्टर हो गया, और केतली, क्या है, इलेक्ट्रिक केतली आदि का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के प्रयोग में हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, यानी कि ये कैसे हीट हो रहा है, तो इसको जब हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं तो उसमें अधिकतर में नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है।
नाइक्रोम एक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रिक का जब करंट उसमें फॉलो किया जाता है, गरम गरम से भी चला सकते हैं, यानी कि दोनों लाइन से, या न्यूट्रल और फेज से भी चला सकते हैं। तो क्या आता है उसमें? नाइक्रोम। किसका मिश्रण है? तो निकेल और क्रोमियम का वो मिश्र धातु करके बनाया जाता है। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है क्या? नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। और ऊष्मा पैदा करने के लिए यूरेका का केंथेल, ये क्या है? यूरेका का केंथेल नामक पदार्थ का तार प्रयोग किया जाता है। यानी कि नाइक्रोम के अलावा क्या है? यूरेका नामक कैंथेल तार, क्या है? यूरेका नामक कैंथेल तार का भी प्रयोग करते हैं। क्या है? यूरेका नामक कैंथेल तार का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे? तो ऊष्मा पैदा करने वाले कारक, क्या है? ऊष्मा पैदा करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? हीट प्रोड्यूसिंग फैक्टर।
क्या कह रहा है कि किसी अब ऊष्मा पैदा करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं कितने तरह के हो सकते हैं। तो पहला कहता है कि किसी ऊष्मा उपकरण द्वारा पैदा की गई ऊष्मा की मात्रा एवं उपकरण उसके तापमान के निम्न कारणों पर निर्भर करता है, यानी कि जो उससे हीट उत्पन्न होगी वो निम्न कारण पर हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, वो देखते हैं कारण। 6 तरह के कारण हो सकते हैं। कहता है कि हीटिंग एलिमेंट में से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी कि जो हीट होने वाला एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन का वायर हो गया, यूरेका नामक कैल्शियम तार का, तो उसमें जो प्रवाहित धारा हो रही है, यानी कि जो उसमें करंट फॉलो हो रही है वो एम्पियर में हम कितना दे रहे हैं, जो भी देंगे एम्पियर में, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, 128 एम्पियर, कितना दे रहे हैं हम, ये सब उसमें प्रवाहित होने वाला धारा पर डिपेंड करेगा। दूसरा हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध, उसमें जब जा रही है विद्युत धारा तो उसमें रेजिस्टेंस कितना जा रहा है, कितना उसका प्रतिरोध है। उष्मन समय, यानी कि जब प्रतिरोध जा रहा है, करंट फॉलो हो रही है, तो उसको जो हीट होने का जो टाइम ऑफ पीरियड होगा वो कितना होगा, कितना टाइम वो हीट हो जा रही है। फिर है वातावरण व्यवस्था, यानी कि वैलेंशन ऑफ वातायन व्यवस्था अरेंजमेंट, यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो किस तरह का है, ज़्यादा हीट है या नॉर्मल है या नमी युक्त है या बहुत ज़्यादा ठंड है, उस पर वो डिपेंड करेंगे उसकी हीटिंग कैपेसिटी। हीटिंग एलिमेंट के आसपास का वातावरण कैसा, उसका आसपास का एटमॉस्फेयर है। फिर हीटिंग एलिमेंट की आकृति, उसका आकार क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका डिजाइन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, ये सब निर्भर करता है। अब है हीटिंग एलिमेंट का प्रसारण का, यानी कि ऑपरेटिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, कितना पर वो ऑपरेट होता है, जो हीट होने वाले ये मशीन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। रूम हीटर है जो कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हाई वोल्टेज तक वो टेम्परेचर सह सकता है, उतना ही वो हीट उत्पन्न करेगी। विद्युत स्टोव, जो स्टोव हम लोग प्रयोग करते हैं वो 750 से 900 डिग्री तक वो हीट को ऑब्जर्व करेगी, उससे ज़्यादा वो टूट जाएगी या खराब हो जाएगी। विद्युत प्रेस, यानी कि आयरन, जिसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो उसका टेम्परेचर ले गई है 800 डिग्री से 850 डिग्री टेम्परेचर तक वो चलेगा आराम से, बिना रुके रुके वो हीट होते रहेगी, और उससे ज़्यादा हो तो वो खराब हो जाएगा। विद्युत केतली कितना है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हीट ऑब्जर्व करेगा। हॉट प्लेट क्या है, 550 से 700 डिग्री तक, ये भी सेम टू सेम विद्युत केतली इतना लेगा वो हीटिंग ऑब्जर्वेशन। फिर टोस्टर कितना है, 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, टोस्टर क्या है 750 से 900 डिग्री तक वो लेगा। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोम तार का प्रतिरोध एवं विद्युत धारा कितना रहेगा तो कितना जाएगा।
तो यही है, देख रहे हैं कि नेटवर्क तार का प्रतिरोध विद्युत धारा कितना होगा, कितना स्टैंडर्ड वायर गेज पर, यह हम एक तालिका, एक सूची तैयार कर लिए हैं। इसका अगर स्टैंडर्ड 18 स्टैंडर्ड वायर गेज का तार की मोटाई होगी तो इसको 500 डिग्री प्रति मीटर पर प्रतिरोध ओम में कितना होगा, 0.9774 ओम का इसको धारा चाहिए, और एम्पियर में कितना चाहिए, तो 12.6 एम्पियर इसकी शक्ति होगी। अगर 20 स्टैंडर्ड वायर गेज की कोई तार होगी तो इसको कितना चाहिए, 1.735, और धारा कितनी चाहिए इसको एम्पियर में, 8.6, कितना चाहिए, 8.6। अगर 22 स्टैंडर्ड वायर गेज की मोटाई की कोई वायर होगी तो कितना चाहिए, 2.8707, कितना चाहिए, 2.8707, और टेम्परेचर कितना होगा, 6.3, कितना होगा, 6.3 एम्पियर। अगर 24 स्टैंडर्ड वायर गेज की मोटाई का कोई तार होगा किसका, नाइक्रोम का, तो कितना चाहिए, 6.955 ओम इसको चाहिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसका जो एम्पियर में जो होगा वो धारा इसको कितना चाहिए, 3.5, कितना चाहिए, 3.5 एम्पियर। अब 28 में है कि अगर 28 स्टैंडर्ड वायर गेज का अगर इसको वायर चाहिए लगेगा तो कितना चाहिए, 10.2690 ओम इसकी कैपेसिटी होगी, इसको चाहिए, और 2.8 एम्पियर ये वोल्टेज लेगा। अगर 30 स्टैंडर्ड वायर गेज का हम कोई वायर लेते हैं तो कितना ओम चाहिए, 14.665 ओम इसकी कैपेसिटी होगी, और एम्पियर में कितना, 2.3 एम्पियर। और सबसे लास्ट है 32 स्टैंडर्ड वायर गेज का होगा 19.21, क्या होगा ओम, और एम्पियर में कितना होगा, 1.99 एम्पियर इसे चाहिए, जो कि नाइक्रोम के तार का क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और क्या है, विद्युत धारा कितना होना चाहिए, ये तालिका में हम आपको सूचित करके दिखा दिए हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह के और हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट्स की किस्में देखेंगे, टाइप्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। क्या होगा, टाइप्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। तो जब कितना होता है, पहला होता है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, नॉन हीटिंग एलिमेंट। दूसरा अचानक आवरण बंद हीटिंग एलिमेंट।
यही दो प्रकार से होते हैं। क्या होता है हीटिंग एलिमेंट? कितने टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट? तो दो तरह के होते हैं। एक होता है नग्न हीटिंग एलिमेंट, यानी कि हीटिंग एलिमेंट। क्या हीटिंग एलिमेंट? फिर अचालक उपकरण में बंद हीटिंग एलिमेंट। क्या अचालक उपकरण में बंद हीटिंग एलिमेंट, यानी क्लोज इंसुलेटेड हीटिंग एलिमेंट। अब इसके बारे में हम डीपली जानकारी लेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।